आइए दोस्तों, हम देखते हैं पिनाकल बुक का प्राचीन भारत देखते हैं। और प्राचीन भारत का पहला सवाल हमारे सामने है कि किस स्थान पर नटराज की खोज की गई। जो एक पत्थर पुरुष नृत्य करने वाली आकृति, यानी पत्थर पर पुरुष नृत्य करते हुए नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा से मिली है। कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। ठीक है, तो ये हड़प्पा से मिली है। अब देखिए, हड़प्पा जो है, नटराज, कहानी क्या है? हड़प्पा में नटराज एक पत्थर नर जो है नृत्य करने वाली आकृति की खोज की गई। हड़प्पा स्थल को पहली बार 1872-73 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खुदाई किया गया। 2 दशक बाद ईंट लुटेरों ने शहर के दृश्य अवशेषों को हटा दिया। उन्हें अज्ञात मूल की एक सिंधु मुहर मिली। हड़प्पा में पहला व्यापक उत्खनन जो है 1920 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, यानी उत्खनन किया गया दयाराम साहनी के द्वारा। और हड़प्पा स्थलों की खुदाई की बात करें तो 1872-73 के समय ही सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया। और उसी हड़प्पा से नटराज का एक जो है नृत्य करते वाला आकृति का खोज किया गया है। कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, हड़प्पा है सिंधु घाटी का, पता है आपको। हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है। लोथल है, लोथल गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो फिलहाल पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन हमने उरुक कहीं नहीं देखा है। ठीक है, तो आधुनिक, अब इसका एक्सप्लेन समझते हैं। आधुनिक पाकिस्तान में हड़प्पा, गनेरीवाला, मोहनजोदड़ो, और आधुनिक भारत में लोथल, उसका भारत में धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रूपर और लोथल हड़प्पा सभ्यता के शहर है। उरुक शहर मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। यूफ्रेटस नदी पर सभ्यता का स्थल है। मेसोपोटामिया में यूफ्रेटस नदी पे जो सभ्यता पनपी उसका शहर उरुक है। तो हमारे हड़प्पा से उसका कोई लेना देना नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई सबसे पहले प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद ने किसने किया? तो राखाल दास बनर्जी होता है। तो इसका ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। मोड़, तो मोहनजोदड़ो कहेगा तो र मार देंगे, राखाल दास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी ने किया। कालीबंगन की खुदाई 1966 में बीबी लाल ने किया था। याद है कि कालीबंगन राजस्थान, बीबी लाल। ठीक है, घग्गर नदी। दयाराम साहनी जिन्होंने 1921 और 22 में हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का पर्यवेक्षण किया। एस.आर. राव ने 1954 से 63 में बंदरगाह शहर लोथल सहित हड़प्पा स्थलों का खोज किया। कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन से जुड़ा हुआ नहीं है? तो मंडा नहीं जुड़ा हुआ है शिल्प उत्पादन से। कौन जुड़ा हुआ है? चनहुद्रो है, नागेश्वर है, बालाकोट है जुड़ा हुआ। तो मांडा शिल्प उत्पादन से संबंधित नहीं है। मंडा को सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। चनहुद्रो को कारेलियन मोतियों के निर्माण का केंद्र माना गया है। तो पूछेगा कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन से नहीं जुड़ा है? तो मंडा नहीं जुड़ा हुआ है। 1994 में किसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया और हड़प्पा सभ्यता का कार्य किया? 1994 की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। तो ये है कि इनका है R.E.M. व्हीलर है। R.E.M. व्हीलर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे, पदभार संभाला और 1994 में हड़प्पा का खुदाई किया। सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल द्वारा 1902 से 28 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक के महानिदेशक रहे थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक के महानिदेशक रहे थे। अगला सवाल देखते हैं। पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर में खुदाई कब किया था? 1951 से 52 में। 1951-52 में बीबी लाल ने मेरठ जिले में हस्तिनापुर में खुदाई किया था। बीबी लाल ने 1951-52 में मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर में खुदाई किया। लाल ने ASI द्वारा वित्त पोषित रामायण स्थलों का पुरातत्व परियोजना पर काम किया, जिसमें हिंदू महाकाव्य रामायण में वर्णित 5 स्थलों की खुदाई किया। कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता, आगे है, कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता स्थल की मुहरों पर अक्सर देखा जाता था? तो सांड देखा जाता था। हड़प्पा स्थलों की मुहर पर कौन सा जानवर देखा जाता था? सांड देखा जाता था। ठीक है, तो आइए जानते हैं, इसका एक्सप्लेन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर अक्सर बैल देखा जाता था। पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता से हजारों मोहरों का खोज किया। अधिकांश मोहरें एस्टीटाइट की बनी हुई थी, जो एक प्रकार का नरम पत्थर होता है। उनमें से कुछ टेराकोटा, सोना, सुलेमानी, चर्ट, हाथी दांत और फेरेंस के भी बने हुए थे। तो आपका सवाल रहा
कि कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता स्थलों की मोहरों पर देखा गया, तो सांड को ही बैल कहते हैं, तो सांड हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल क्या था, तो पहला स्थल हड़प्पा था, इसलिए उसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं, लेकिन पहला स्थल ही हड़प्पा खोजा गया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। पूरा लेख का मतलब क्या होता है, पूरा लेख का मतलब होता है शिलालेखों का अध्ययन। पूरा लेख का अध्ययन क्या होता है, शिलालेखों का अध्ययन होता है, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन से समर्पित था, जिसका मनका बनाना, खोल काटना, धातु का काम करना, मुहर बनाना, वजन बनाना शामिल था। हड़प्पा स्थल का कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन से ही जुड़ा हुआ था, मनका बनाना, खोल काटना, धातु का काम करना, मुहर बनाना और वजन बनाना शामिल था। इस सवाल का आंसर देखते हैं 10 नंबर का, ये कौन सा स्थल है, तो ये स्थल आपका है चनहुद्रो। चनहुद्रो जो है, चनहुद्रो से शिल्प बनाने का काम होता था। साथ ही महिलाओं का जितना भी श्रृंगार होता है, लिपस्टिक से लेकर कंघी से लेकर सब कुछ कहाँ मिला है, चनहुद्रो से। इनमें से गुजरात में खोजा गया हड़प्पा स्थल कौन सा है, तो गुजरात में आपको धौलावीरा है। गुजरात में आपको धौलावीरा स्थल जो है गुजरात में खोजा गया। धौलावीरा गुजरात में। मांडा भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू का एक गांव और पुरातात्विक स्थल है। बालाथल राजस्थान के उदयपुर जिले में है। खंडिया गुजरात में। पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र प्रायद्वीप का एक गांव है और पूर्वी छोटी राजपूत रियासत है। भीमबेटका के शैलाश्रय से किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका का शैलाश्रय भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्रारंभिक निशान मिले हैं। भीमबेटका के शैलाश्रय में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्रारंभिक मिले हैं प्रमाण भीमबेटका में। कौन सा मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम दिखाता है? तो आइए जानते हैं, ये सवाल है। तो ये दिखाता है कि पहले देखिए पहले क्या हुआ, तो पहले पूरा पाषाण काल था, पूरा का पूरा पत्थर युग था। फिर आया मध्य पाषाण काल और फिर आया नव पाषाण काल। तो पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर आया नव पाषाण काल आया। तो ये क्रम आपको सजाना है। अब जानते हैं, थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। पूरा पाषाण काल विशुद्ध रूप से शिकार और इकट्ठा होने का युग था, मतलब पूरी तरह से शिकार, कच्चा मांस खा जाते थे, जिसको पकड़े उकड़े खा गए। लेकिन मध्य पाषाण काल की ओर कृषि के विकास ने अस्थायी बस्तियों के उदय में योगदान दिया। बाद के नव पाषाण काल में पौधों और जानवरों के पालतू जानवरों द्वारा प्रतिष्ठित किया गया। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी, लेकिन आग को उपयोग करना इंसान कब सीखा? मध्य पाषाण काल में। और नव पाषाण काल आते आते इंसान बहुत विकसित हो गया था। जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों की टीम ने मोहनजोदड़ो की सतह की खोज किस वर्ष किया था? जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों की टीम ने मोहनजोदड़ो का खुदाई किस वर्ष किया था? ये आपका सवाल है। आइए जानते हैं इसका जवाब। तो ये खुदाई कब किया था? 1980 में। 1980 में जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह का खोज किया। मोहनजोदड़ो नाम मृतकों का टीला को दर्शाने के लिए प्रतिष्ठित है। साइट के पुरातत्विक महत्व को पहली बार 1922 में R.D. बनर्जी द्वारा पहचाना गया था। हड़प्पा सभ्यता में मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो कारेलियन पत्थर। हड़प्पा सभ्यता में मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? कारेलियन पत्थर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है सिंध में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, उत्तरी सिंध प्रांत, दक्षिणी पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में R.D. बनर्जी ने किया था। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला? आप जानते हैं, मोहनजोदड़ो। कौन सा युग पाषाण युग के 3 मुख्य विभागों के अंतर्गत नहीं आता? तो नवतम पाषाण काल। कहता है पाषाण युग के 3 हम देखे थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, लेकिन नवतम पाषाण काल तो आप नहीं पढ़े हैं, तो वही नहीं आएगा। अब यहाँ थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि पाषाण युग के 3 युग है, पूरा पाषाण, ठीक है, मध्य पाषाण और नव पाषाण। इस युग को हमारे प्रारंभिक मानव पूर्वजों द्वारा उपकरणों को उपयोग द्वारा चिन्हित किया गया। इस युग में खेती, शिकार इत्यादि शुरू हुआ था। आगे देखते हैं। वर्ष 1920-21 के आसपास जो है खुदाई के दौरान हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर
किस नदी पर खोजा गया था? तो हड़प्पा सभ्यता जानते हैं रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो के पास मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार आयताकार टैंक है। आयत ऐसे बनता है, आयत। तो मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार कैसा टैंक है? आयताकार टैंक है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक आयताकार टैंक है। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो के गढ़ में पाई जाने वाली सबसे प्रभावशाली इमारत संरचना है। यह एक स्विमिंग पूल की तरह आयताकार में आयताकार है। यह पकी हुई ईंट से बना है। इसे जलरोधी बनाने के लिए टार और बिटुमिन की परत का उपयोग किया गया है। सबसे आम हड़प्पा मुहर आकार में कैसा था? तो वर्ग के आकार का था। कहता है सबसे आम हड़प्पा मुहर किस आकार का था? वर्ग के आकार में था। तो देखते हैं, डिस्कस देखते हैं इसका। कहता है कि सबसे आम हड़प्पा मुहर जो है, सबसे आम हड़प्पा की मुहरें चौकोर आकार की थी। हड़प्पा के मुहरों के लिए सामान्यतः सामग्री एस्टीटाइट एवं नरम पत्थर थी। एक पत्थर के आड़ी के माध्यम से एस्टीटाइट सील और मालिकों को आकार में काटा गया। मानक सभ्यता हड़प्पा मुहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर थी। 2x2 है तो क्या है? वर्ग है। कौन सा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो जानते हैं सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ था? तांबा का प्रयोग हुआ था, कॉपर का प्रयोग हुआ था। उसके बाद देखते हैं हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? आप जानते हैं जो रावी नदी के किनारे है। लोथल है भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। उसी तरह से मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे। 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखा था? तो अर्नेस्ट मैक्यू ने। 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखा है? अर्नेस्ट मैक्यू ने लिखा है। अर्नेस्ट मैक्यू ने इस पुस्तक का रचना किया है। आइए जानते हैं अगला सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में जलाशयों के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। जलाशयों के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से मिला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ वही सवाल रिपीट है, मृतकों का टीला। अब हम आते हैं वैदिक युग में। वैदिक युग में हम जानते हैं दो प्रकार का वैदिक युग है। एक होता है ऋग वैदिक काल, जिसको कि ऋग वैदिक काल को हम पढ़ते हैं 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी 500 वर्ष ऋग वैदिक काल पढ़ते हैं। और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व हम उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं। आइए हम जानते हैं वैदिक युग में नाटकीय कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र किनके द्वारा लिखा गया है? आप खूब अच्छा से जानते हैं, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र का रचना किया। आइए कुछ और समझते हैं। नाटकीय कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा गया। विष्णु शर्मा की कृति पंचतंत्र है। हर्षवर्धन द्वारा लिखित पुस्तक रत्नावली नागानंद है। कालिदास की रचना है कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम है। प्राचीन काल में एक व्यक्ति को एक वस्तु के खिलाफ तौला जाता था और वस्तु के वजन के बराबर मूल्य दान के रूप में दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहते थे? तो इसको तुलादान, तुलाभार कहते थे। प्राचीन काल में एक व्यक्ति को एक वस्तु के खिलाफ तौला जाता था, वस्तु के वजन के बराबर मूल्य दान के रूप में दिया जाता था। इसे तुलाभार कहते थे, तुलादान कहते थे। जल्लीकट्टू आमतौर पर तमिलनाडु में मट्टू पोंगल के दिन पोंगल समारोह में एक भाग के रूप में प्रचलित है। जल्लीकट्टू में आपको पता है कि सांड को लड़ाया जाता है। उसी तरह से पुल्ली कल्ली अर्थात तेंदुआ खेल केरल राज्य में होता है। देखिए हमने नया जाना, पुल्ली कल्ली यानी तेंदुआ खेल कहाँ होता है? केरल में होता है। मनोरंजक लोक कला है थिमिथी या फायर वॉकिंग समारोह तमिलनाडु में एक हिंदू त्यौहार है। फायर वॉकिंग या थिमिथी भी आप याद रखेंगे। वेदों को भारत आर्य सभ्यता का सबसे प्रारंभिक साहित्यिक अभिलेख मानते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा है आप जानते हैं अथर्ववेद। आगे चलते हैं। आइए वेदों का कुछ मैं आपको डिस्कस भी करा दूं। प्राचीन साहित्यिक अभिलेख में 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और चौथा यजुर्वेद। चारों इंडो आर्यन वेद हैं। ऋग्वेद में उनकी पौराणिक कथाओं के बारे में भजन है। सामवेद में मुख्य रूप से धार्मिक अनुष्ठान के बारे में भजन शामिल है, यानी संगीत से जुड़ा हुआ सामवेद है। यजुर्वेद में धार्मिक अनुष्ठानों के निर्देश हैं और अथर्ववेद में शत्रु, तंत्रु, प्यार, मोहब्बत, झूठ फूस, झगड़ा सब है। यजुर्वेद एक उपवेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यह किससे संबंधित है? तो युद्ध की कला से। नामे है धनुर्वेद। धनुर्वेद में क्या चलाइएगा? धनुष चलाइएगा, तो युद्ध की कला से होगा धनुर्वेद।
4 वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? आपको भी पता है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। हम ऋग्वेद के बारे में ही तो पढ़ते हैं। कौन सा वेद रागों का ज्ञान देता है? आइए संगीत की ओर। सामवेद। सामवेद देता है, रागों का ज्ञान देता है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते शब्द लिखा गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। भारत में वैदिक काल अवधि था, वैदिक काल तो 1500 से 500, क्योंकि कहिएगा वैदिक काल में ही आएगा 1500 से 1000 आएगा जिसको कहते हैं ऋग वैदिक काल, फिर 1000 से 600 ईसा पूर्व आएगा जो होगा उत्तर वैदिक काल। तो 1500 से 500 चलेगा ऑप्शन। आगे आते हैं अगले सवाल की ओर। वेदों के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा जटिल शब्दों के स्पष्टीकरण और अर्थ के लिए जाना जाता है? तो निरुक्त जाना जाता है। अगर कोई जटिल शब्द है, अर्थ है, तो उसके लिए निरुक्त पढ़ना पड़ेगा, निरुक्त। तो आइए जानते हैं। वेदों के निरुक्त अंग जटिल शब्दों की व्याख्या और अर्थ के लिए जाने जाते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग। इसकी व्याख्या 6 है। वेदांग है, शिक्षा है, छंद है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है, कल्प है। इसमें निरुक्त जो है वो जटिल का व्याख्या करता है। कौन सा वेद रोगों के उपचार? रोग होगा गया तो रोग के लिए क्या होगा? अथर्ववेद। रोग, प्यार, मोहब्बत, धोखा सब के लिए अथर्ववेद। संस्कार, मृत्यु सब के लिए अथर्ववेद। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से। मुंडक उपनिषद है अथर्ववेद से। मुंडक उपनिषद किससे है? तो मुंडक उपनिषद है अथर्ववेद से है। किससे है मुंडक उपनिषद? अथर्ववेद से है मुंडक उपनिषद, अथर्ववेद से। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीन इतिहास में किस भारतीय राज्य को कामरूप के रूप से जाना जाता है? आपको पता है असम को कामरूप कहते हैं। किसको असम को कहते हैं? कामरूप। किस भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सबसे छोटे कण पर विचार किया और उसे परमाणु नाम दिया? तो प से परमाणु का नाम दिया कनाद साहब ने दिया। किसने दिया? कनाद ने। कनाद प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे। पदार्थ के सबसे छोटे कण पर विचार किया और इसे परमाणु नाम दिया। परमाणु एक भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाद द्वारा पदार्थ के सबसे छोटे कण को नाम दिया गया, जिसे आगे छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, परमाणु को। भारत के राज्य प्रतीक में एक उद्धत है। भारत के राज्य प्रतीक में क्या उद्धत है? तो भारत के राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते है, जो देवनागरी लिपि से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते यानी केवल सत्य की जीत, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह देवनागरी लिपि में है और भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक का एक अभिन्न अंग है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाने का काम किया था। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? तो महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का जो पोता था उसका नाम था बर्बरिक था। तो महाभारत के अनुसार बर्बरिक भीम और हिडिंबा का पोता था। घटोत्कच बर्बरिक के पिता थे। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा जो है उसका पोता था बर्बरिक। महाभारत के अनुसार बर्बरिक भीम और हिडिंबा का पोता था। घटोत्कच बर्बरिक के पिता। बर्बरिक के पिता कौन थे? घटोत्कच, यानी भीम का बेटा। भीम का जो बेटा था उसका नाम क्या था? भीम के बेटा का नाम था घटोत्कच। भीम के बेटा का नाम था घटोत्कच और घटोत्कच के बेटा का नाम था बर्बरिक। ठीक है, महाभारत को वेदव्यास ने लिखा है। महाभारत 18 दिनों तक लड़ा गया था। कितने दिनों तक लड़ा गया था? 18 दिनों तक महाभारत लड़ा गया था। संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है? तो महर्षि वेदव्यास हैं। कौन है? महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। जय संहिता। 90,000 से अधिक श्लोक महाभारत में हो चुके हैं। पहले उसको जय संहिता बोलते थे, कम था, अधिक था तो 1 लाख के आसपास हो गया तो महाभारत नाम हो गया। मंदिर वास्तुकला की शैली जो उत्तरी भारत में लोकप्रिय है, तो उत्तरी भारत में नागर, दक्षिण भारत में द्रविड़, और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? बेसर हो जाएगा। हिंदू मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह बनाया गया है? मंडप में। कहाँ पे उपासकों की जगह बनाया गया है? ज़्यादा मंडप में बनाया गया है, मंडप में। अब हम आते हैं जैन धर्म। महावीर का वास्तविक नाम क्या था? तो वर्धमान महावीर उनको हम कहते थे। भगवान महावीर का असली नाम वर्धमान था। भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। वो धर्म को फिर से व्यवस्थित करने और जैन संघ की शुरुआत करने के लिए जाने जाते हैं और पहला गुरु ऋषभ देव है, आपको पता ही है। उसके बाद 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे, आप जानते हैं अच्छा से। कौन सी 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व भगवान महावीर का जन्म स्थान है? तो वैशाली। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। तो भगवान महावीर का जन्म इक्ष्वाकु राजवंश के राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के
राजकुमार वर्धमान में हुआ था, यानी वर्धमान नाम था बचपन का। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ। वीर निर्माण संवत कैलेंडर में चैत्र महीने के दौरान उगते चंद्रमा के 13वें दिन। जैन मठवासी प्रतिष्ठानों को क्या कहा जाता है? जैन जो मठवासी प्रतिष्ठान है उसको बसादीस कहा जाता है। जैन मठवासी प्रतिष्ठानों को क्या कहा जाता है? बसादीस कहा जाता है। बसादीस कहा जाता है। जैन मठवासी प्रतिष्ठानों को बसादीस कहा जाता है। बसादी शब्द आमतौर पर दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। बसदी कर्नाटक में एक जैन मंदिर है। बस्ती क्या है? कर्नाटक में एक जैन मंदिर है। आगे आते हैं बुद्ध धर्म। जातक कथाएं संबंधित है। जातक कथा किससे संबंधित है? बुद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है जातक कथा? बुद्ध धर्म से संबंधित है। जातक जो है, जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। जातक कथाएं मानव पशु दोनों रूप में बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित है। भारत के मूल निवासी साहित्य का एक विशाल निकाय है। कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो अभिधर्माकोश। कौन है? अभिधर्माकोश। तो अभिधर्माकोश भारतीय बौद्ध विद्वान वसुबंधु द्वारा 4वीं या 5वीं शताब्दी में संस्कृत में लिखा गया अभिधर्मा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। किस राजा के कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी? तो आपको पता है कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। आपको मैं ये तो कई तरीक़ों से याद कराता हूँ, आइए एक बार फिर उन तरीक़ों को देखा जाए। तो आपको पता है जो पहला जो है बौद्ध संगीति हुआ था, राजगीर कहिए या राजगृह कहिए। राजगीर या राजगृह में आप गए, पहला हो गया। और दूसरा में आपके साथ में साली थी और साली से मिले तो आपको पुत्र हो गया, और तब आप साली के साथ पुत्र हो गया तो कुंडल वन में भाग गए अपने पाप कटाने के लिए। तो राजगृह में गए, राजगीर में साली के साथ हो गया पुत्र, अब भाग गए वन में। राजा कौन था? राजा के लिए हमारा ट्रिक है कि अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क। ठीक है, आगे चलते हैं। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम बनाया गया है। तो विनय पिटक। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम बनाया गया है, उसका नाम है विनय पिटक। तो विनय पिटक वह बौद्ध ग्रंथ है जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम बनाया गया है। अभिधम्म पिटक सूत में शिक्षाओं का सारांश है। सूत पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं को मुख्य रूप से ऐतिहासिक सेटिंग्स में दिए गए उपदेशों में दिखाया गया है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ है और नियम है, तो नियम है विनय। विनय से रहिएगा तो कोई नियम सीखिएगा। तो नियम है विनय पिटक में, नियम है विनय पिटक में। ठीक है, और अभिधम्म पिटक में शिक्षाओं का सारांश है। शिक्षाओं का सारांश है अभिधम्म पिटक में। और सबसे पवित्र त्रिपिटक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। सबसे पवित्र ग्रंथ बौद्ध धर्म का कौन है? तो त्रिपिटक है। आइए, हीन और महायान किस धर्म से संप्रदाय है? तो आपको है बुद्ध धर्म से। चौथा बौद्ध संगीति जब हुआ था कनिष्क के समय में, तो बौद्ध धर्म को 2 पार्ट में बांट दिया गया, हीनयान और महायान। महायान जो है वो राजा महाराजा जुड़े हुए थे और निचला तबका जो साधारण जनता है वो हीनयान से जुड़ता था। तीसरी बौद्ध संगीति किसके आयोजित किया था? याद है आपको? तो अ यानी अशोक हो जाएगा, काम खत्म। आगे आइए, अब हम जानते हैं बौद्ध संगीति, ये तो पढ़ा हुआ है। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपको पता है कि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी में जन्म हुआ था। थे वो नेपाली, अब भाषा यूज करते थे पाली। भगवान बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व में दक्षिणी नेपाल के तराई मैदान में स्थित लुम्बिनी के पवित्र क्षेत्र में हुआ था, जिसकी पुष्टि 249 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया स्तंभ के शिलालेखों से होता है। भारत के किस राज्य में हम करला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं पाते हैं? महाराष्ट्र में करला। तो कार्ला गुफाएं जो हैं, कार्ला गुफा, करली गुफा, कार्ल गुफा, कार्ला कोशिका, महाराष्ट्र के लोनावाला के पास करली में प्राचीन बौद्ध भारतीय रॉक कट गुफाओं का परिसर है। लोनावाला के पास घूमने के लिए कार्ला गुफाएं एक अच्छी जगह है। तहंगका पेंटिंग्स में भगवान के किस सूती या रेशमी कपड़ों पर बनाए गए हैं? तो बुद्ध।
तहंगका पेंटिंग में भगवान बुद्ध के चित्र सूती या रेशमी कपड़ों पर बनाए गए हैं। तहंगका पेंटिंग में सूती या रेशमी कपड़ों पर बुद्ध के चित्र बनाए गए हैं। किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था? बोध गया में। कहाँ प्राप्ति हुआ था? बोध गया में मृत्यु हुआ था, कुशीनारा में। गौतम बुद्ध के किस उपदेश में अग्नि उपदेश के नाम से जाना जाता है? उनका कौन सा उपदेश अग्नि उपदेश कहलाता है? तो वो कहलाता है अदिता पर्यासुत। अदिता पर्यासुत जो है अग्नि उपदेश कहलाता है। आइए जानते हैं कि अग्नि उपदेश के रूप में जाने वाले गौतम बुद्ध के आदित्य पर्यासुत उपदेश भारत के गया के पास गयासीस पहाड़ी की चोटी पर दिए जाते हैं। बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को उपदेश दिया। 5 भिक्षुओं को उपदेश दिया। उनका धर्मोपदेश था जिसे धक कक वतन सुत कहा जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये बात गलत है। चरक निजी चिकित्सक थे, गलत है। जीविका गौतम बुद्ध की निजी चिकित्सक थी, जीविका। चरक आयुर्वेद के प्रमुख योगदानकर्ता में थे, एक थे। प्राचीन भारत में उनकी रचना जो है चरक संहिता बहुत फेमस है। गौतम बुद्ध किस प्रसिद्ध स्थान से संबंधित है? तो लुम्बिनी से, नेपाल में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद है कौन सा कथन सूत पिटक के बारे में सही है? सूत पिटक क्या पढ़े सूत पिटक के बारे में? यह मगध के शासकों और बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित है। मगध के शासकों और बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित कौन सा पिटक है? सूत पिटक है, सूत पिटक। किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति उनको हुआ था बोध गया में। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ उस स्थल के रूप में प्रसिद्ध है जहाँ गौतम बुद्ध ने पहली बार धर्म की शिक्षा दी थी, जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है जहाँ बौद्धों का मानना है कि बौद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व हुआ था, लुम्बिनी के प्रसिद्ध उद्यानों में, जो शीघ्र ही तीर्थ स्थल बन गया। बुद्ध की छवियों की पूजा किसमें एक महत्वपूर्ण परंपरा है? बुद्ध के छवि का पूजा। बुद्ध के छवि का पूजा कहाँ होता है? तो होता है महायान वाले में। महायान शाखा जो राजा महाराजा जुड़े थे, उन्होंने भगवान बुद्ध का मूर्ति बना के पूजा करना शुरू कर दिया। और भगवान बुद्ध बोले थे कि जिस दिन मूर्ति बना के मेरा पूजा करोगे मेरा नाश होने लगेगा। विनय और सूत पिटक किसके उपदेश का संकलन है? तो गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है विनय और सूत पिटक कहलाता है। बोधिसत्व की अवधारणा संबंधित है महायान बौद्ध धर्म से। महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व की अवधारणा है। बुद्ध चरित्र महाकाव्य किसने लिखा है? अश्व घोष ने। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? अश्व घोष ने। अब हम आते हैं महाजनपद काल। आपको पता है कि जिस समय भारत में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसी तरह महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे, यानी 16 राज्य होते थे भारत में। वो पाकिस्तान में भी, अफ़गानिस्तान तक फैले हुए थे। वो बांग्लादेश अभी का कहिए, नेपाल कहिए, इन सब चीज़ों में फैला हुआ था। उस 16 महाजनपद के बारे में जानते हैं। कोसल, आज्ञा, काशी और बज्जी सभी क्या थे? तो सभी के सभी क्या थे बताइए? 16 महाजनपद के सब भाग थे। कौन सा मगध राज्य की राजधानी थी? मगध राज्य की राजधानी कौन सा थी? तो मगध राज्य का राजधानी आपको पता है जो राजगीर था। राजगीर जिसी को राजगृह कहते, याद है ना? यहीं पे प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। रॉयल्टी का घर मगध राज्य की पहली राजधानी थी। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने राजधानी को पाटलिपुत्र में हस्तांतरित किया। बिंबिसार मगध के भारतीय राज्य की शुरुआती राजाओं में से एक था। अब आते हैं मौर्य के बारे में। हम जानते हैं किसके बारे में जानते हैं? मौर्य के बारे में। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। सांची स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया। सांची कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले के सांची टाउन के पहाड़ी की चोटी पर एक बौद्ध परिसर है जो अपने महान स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। सांची को 1989 में धरोहर घोषित कर दिया गया। भारत में अशोक के शिलालेखों का सबसे पहला गूढ़ रहस्य किस लिपि में पाया गया? ब्राह्मी लिपि में 1837 में ये खोजा गया। ब्राह्मी लिपि में। अब उसके बाद जानते हैं ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को समझ लिया जो पहले के शिलालेखों के लिए उपयोग की जाती थी। वो जेम्स प्रिंसप वैसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने इसको समझने का काम किया था 1837-38 में। जेम्स प्रिंसप। भगवान बुद्ध को सम्मानित करने के लिए मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक ने क्या बनाया था? सांची का स्तूप बनवाया था। सांची का स्तूप। आइए जानते हैं इसके बारे में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक के द्वारा भगवान बुद्ध
के सम्मान में निर्मित बौद्ध स्मारक है। 249 ईसा पूर्व महान मौर्य राजा अशोक द्वारा निर्मित धमेक स्तूप सारनाथ में हिरन पार्क के अंदर है। धमेक स्तूप है कहाँ पे? तो सारनाथ में हिरन पार्क के अंदर। बाबीकोंडा बौद्ध परिसर, बाबीकोंडा बौद्ध परिसर भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में है। याद कीजिए, बाबीकोंडा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार के परिसर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित है। उसके बाद है मुद्रा राक्षस, किसने के द्वारा लिखा गया है? तो विशाख दत्त के द्वारा। विशाख दत्त का रचना है मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो उनके गुरु का नाम था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त थे। विष्णुगुप्त को कौतालिया या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कौतालिया नहीं, कौटिल्या या चाणक्य के नाम से जाना जाता है। आगे है स्तूप क्यों बनाए जाते थे? उनके पवित्र अवशेष होते थे। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? पवित्र अवशेष होते थे। कौन सा पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपने संदेश को पत्थर की सतहों पर अंकित करवाया था? तो राजा अशोक था, अशोक। आगे चलते हैं। अशोक महान किससे संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। एक पुरातत्वविद, भाषा शास्त्री और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसप ने किस वर्ष में अशोक के शिलालेखों का खोज किया था? हमने बताया था 1837 में खोजा था। प्रसिद्ध बौद्ध संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मूल रूप से कौन करवाया था? तो मौर्य वंश करवाया था। प्रसिद्ध बौद्ध संरचना धमेक स्तूप मौर्य काल में बनवाया गया। धमेक स्तूप भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर सारनाथ में स्थित एक विशाल स्तूप है। स्तूपों की उत्पत्ति पूर्व बौद्ध तुमुली के रूप में थी, जिसमें तपस्वियों को एक बैठने की स्थिति में दफनाया जाता है, जिसे चैत्य कहा जाता है। आगे चलते हैं। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड को कई शासकों ने विकसित किया था। मौर्यों के शासनकाल में इसे क्या कहा गया? उत्तर पथ कहा गया। क्या कहा गया? ग्रैंड ट्रंक रोड को उत्तर पथ। अशोक यकीनन प्रारंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक कलिंग पर विजय प्राप्त किया। उसके पोता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी अशोक किसका पोता था? अशोक था चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम क्या था? बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटा का नाम अशोक था। अशोक को जो है देवा नाम प्रियदर्शी कहते हैं, देवताओं का प्रियदर्शी जो सभी का सम्मान करता है। मौर्य प्रशासन में विभिन्न विभागों के अधीक्षक के रूप में अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है। उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था कौटिल्य ने उल्लेख किया है कि विभिन्न विभागों का जो अधीक्षक होता था उसके बारे में किसने उल्लेख किया है? कौटिल्य ने। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग की अशोक की विजय? मैंने बोला था कल आपको कि 13वां शिलालेख याद रखिए। 13वां शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। 261 में जो कलिंग युद्ध हुआ था उसका चर्चा आपको 13वां शिलालेख में मिलता है। स्तूप पर छज्जों के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? हर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्मिका। स्तूप पर छज्जों के आकार की रचना को हर्मिका कहते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के भारत के इतिहास में उसके शासन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत क्या है? तो गलत है कि बैरम खान उसके सबसे अच्छा। बैरम खान कहाँ से आएगा भाई? बैरम खान आपको पता है कि बैरम खान का चर्चा अकबर के समय आता है, तो इनके समय कहाँ से बैरम खान का नाम आएगा? कलिंग के साथ घातक युद्ध के प्रतिरोधी सम्राट अशोक को एक स्थिर और शांतिपूर्ण सम्राट में बदल दिया और वो किसका अनुयायी हो गया? बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। अब हम आते हैं गुप्त वंश की ओर। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है? तो वो है बराह मिहिर। तो कौन है नवरत्न? अमरसिंह है। अमरसिंह, धनवंतरी, हरिसेना, कालिदास, कहा, पनक, शंकु, बराह मिहिर, बररुचि और बैताल भट्ट। तो कह रहा है इसमें कि कौन नवरत्नों में से एक हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के? तो उनका नाम है बराह मिहिर। बराह मिहिर। भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। वह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का पुत्र था। उन्होंने अपनी वंश की राजनीति शक्ति का बहुत विस्तार किया था। ठीक है। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते हैं विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था समुद्रगुप्त। विक्रमादित्य प्रसिद्ध गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम है
विक्रमादित्य पहली शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के कुछ हिस्सों में शासन करता था। 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत युग की शुरुआत का श्रेय जाता है। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। तो प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती गुप्त था। सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि से भी जाना जाता है, उत्तरी भारत में गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक था। बच्चा कुमार गुप्त प्रथम, प्रभावती गुप्ता, गोविंद गुप्ता, माता पिता समुद्रगुप्त, दत्ता देवी, पोता पोती स्कंदगुप्त। भुक्ति, भोग, बियस, विधि और मंडल ये सब किससे संबंधित गुप्त काल के प्रशासनिक विभाग हैं। भुक्ति, भोग, बियस, विधि और मंडप प्रशासनिक विभाग हैं। प्रशासनिक विभाग। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बेटा का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख आपको जाके देखना पड़ेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को व्यापक रूप से प्राचीन विश्व के महान विद्यालयों में से एक और अकादमिक उत्कृष्टता के एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने ही तो किया था। कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया। नालंदा को 3 बार नष्ट किया गया था, केवल 2 बार फिर से बनाया गया था। लेकिन 2 बार बनाया गया था। 1202 में बख्तियार खिलजी के अधीन दिल्ली सल्तनत के मामलूक राजवंश के एक सेनापति द्वारा इसको लूट लिया गया। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं? गुप्त काल को कहते हैं। गुप्त काल को कहते हैं। गुप्त साम्राज्य का कौन सा राजा एक अच्छा बीना वादक था? समुद्रगुप्त बहुत अच्छा बीना बजाता था। ऐसा उसके सिक्कों पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है। उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, कविराज कहा जाता है, कवियों का राजा, बीना वादक। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो शकुंतला का पुत्र का नाम जो है भरत था। आपको पता है भरत जन के नाम पे भारत का नाम पड़ा। तो भरत कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र था। दुष्यंत और शकुंतला का भरत नाम का एक पुत्र था जो बाद में सम्राट बना और कहा जाता है इस पर ही भरत के नाम पे भारत नाम पड़ा। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रसिद्ध कविता मेघदूत का रचना कौन किए हैं? पता है आपको, कालिदास किए हैं। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में। प्रशस्ति में किस राजलेख के राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी है? तो गुप्त राजवंश। प्रशस्ति में। इलाहाबाद स्तंभ की ऊंचाई कितनी है जिस पर समुद्र रूप से जुड़े हुए अभिलेख हैं? 35 फीट ऊंचाई है। किस व्यक्ति की तुलना शेक्सपियर से किया गया और भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? कालिदास को। कालिदास की तुलना शेक्सपियर से किया अगर भारत का शेक्सपियर उनको कहा जाता है। उनकी रचनाएं शकुंतला, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, विक्रमावर्षियम। कालिदास चंद्रगुप्त काल के एक दरबारी कवि थे, द्वितीय के। वर्धन वंश। हर्षचरित्र के लेखक कौन हैं? हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं। हर्षचरित्र हर्ष के कर्म ना बाणभट्ट द्वारा भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है, जिसे बाना भी कहा जाता है। 7वीं शताब्दी में संस्कृत लेख है। कादम्बरी एक उपन्यास है जिसे बाणभट्ट ने 7वीं शताब्दी में लिखा है। वह एक उपन्यास को पूरा नहीं कर सके जिसे बाद में उनके पुत्र भूषण भट्ट ने पूरा किया था। तो हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है और कादम्बरी भी उपन्यास है जिसे बाणभट्ट ने लिखा है। कादम्बरी और हर्षचरित्र। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। बाणभट्ट किस राजा का दरबारी कवि था? तो हर्ष का। चीनी यात्री हेनसुआंग किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हेनसुआंग आया था। ह से हर्षवर्धन, ह से आया हेनसुआंग। अब आ गया विविध। महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम का रचना कौन है? शूद्रक। तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राजराजा ने बनवाया? तो बृहदेश्वर मंदिर में। बृहदेश्वर मंदिर में। तो देखिए तंजावुर तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर में चोल वास्तुकला इसे सम्राट राजराजा ने बनवाया।
यह मंदिर जिसे राजराजेश्वरम के नाम से जाना जाता है शिव का समर्पित एक बौद्ध मंदिर है। बौद्ध मंदिर नहीं भाई, सॉरी, हिंदू मंदिर है। हिंदू मंदिर शिव जी को समर्पित है तो बौद्ध मंदिर कहाँ रहेगा, मैं गलत बोल रहा हूँ। किस विरासत स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ शैली है, तो हम्पी में। आप जानते हैं कि हम्पी में वास्तुकला की द्रविड़ शैली, हम्पी साउथ में तो द्रविड़, उत्तर में तो जन्मे करते, उत्तर भारत में नागढ़, दक्षिण में मंदिर द्रविड़, अभी दोनों मिला दे तो बेसर। हम्पी मध्यकालीन हिंदू साम्राज्य विजयनगर के खंडहर है। कोणार्क सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाई गई है। महाराष्ट्र में एलोरा गुफा अपने हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा में कौन है, एलोरा यानी हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों रहेगा एलोरा में, ठीक है। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया। कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है, इंडिका। मेगास्थनीज ने क्या लिखा है, इंडिका लिखा है। कौन सा महान विद्वान चोल राजाओं में से एक नहीं है। कौन महान विद्वान चोल राजाओं में से एक नहीं है, चोल राजाओं में से एक नहीं है, तो ये सवाल आपका है, इसका आंसर है काप पहाड़ेश्वर। पूरी तरह से इसको हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो क्या है कि देखिए, कंपाहेश्वर मंदिर या कंपाहारा ईश्वर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह तमिलनाडु के थिरुवन्नमई में है। यह महान जीवित चोल मंदिरों में एक नहीं है। चोल मंदिर के उदाहरण है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोट के चोलापुरम का मंदिर, दास सुरमम में एतबारेश्वर मंदिर, विजयला चोलेश्वरम, अयकुंडा बालसुब्रमण्यम स्वामी मंदिर, नागेश्वर स्वामी मंदिर, मुब्बर कोयला मंदिर, कोरंगानाथ मंदिर। किसने काकतीय वंश के शासकों को समाप्त कर दिया था, तो दिल्ली सल्तनत ने। काकतीय वंश के शासक को किसने समाप्त कर दिया था, दिल्ली सल्तनत ने। काकतीय वंश के शासकों को 1323 ईस्वी में समाप्त किया गया था, जो वारंगल को दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने जीत लिया था। प्रताप रुद्र, जिसे रुद्रदेव द्वितीय के नाम से जाना जाता है, भारत में काकतीय वंश का नींव डाला था। प्रताप रुद्र जो है वो क्या किया था, काकतीय वंश का नींव डाला था। उदयन ने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से हस्तांतरित करके राजगृह कर दिया था, राजगृह, ठीक है। कौन सा भारतीय दर्शन के 6 संप्रदायों का हिस्सा है, तो योग। कौन हिस्सा है, योग। किस मंदिर का निर्माण राजा चोल ने करवाया था, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। सिकंदर ने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण करने के लिए सबसे पहले किस नदी को पार किया था, सिंधु नदी को पार किया था, सिंधु नदी को। खजुराहो का भव्य मंदिर किस शासकों ने बनवाया, तो स्वरे हैं खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने बनवाया था। हाइडेस्पीच की लड़ाई किसने जीता था, तो सिकंदर ने लड़ा था। आपको पता है कि हाइडेस्पीच की लड़ाई सिकंदर ने जीता। हाइडेस्पीच की लड़ाई सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी के तट पर लड़ा गया लड़ाई था। किस राजवंश ने दक्षिण पूर्वी एशिया में जहाज रानी उद्यम को विकसित किया था, तो चोल वंश ने। चोल का नौसेना बहुत फेमस था, उसमें महिला अधिकारी भी होती थी। चोल को नौसेना के लिए जाना जाता है। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्रों के साथ अपने स्वयं के सिक्के जारी किए हैं, तो सातवाहन वंश ने। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्रों के साथ अपने स्वयं के सिक्के जारी किए हैं, तो सातवाहन वंश ने। 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, तो विक्रमशिला का किया था धर्मपाल ने और नालंदा का कुमारगुप्त ने। तो विक्रमशिला की स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत या 9वीं शताब्दी की शुरुआत में किया था, 1193 के आसपास। भारत में बौद्ध धर्म के अन्य प्रमुख केंद्रों के साथ साथ बख्तियार खिलजी द्वारा यह नष्ट करने में यह लगभग 4 शताब्दी तक समृद्ध रहा। किस यात्री और बख्तियार खिलजी ने इसको भी नष्ट किया, विक्रमशिला को भी और नालंदा को भी। किस यात्री और विद्वान ने किताबुल हिंद लिखा था, तो अलबरूनी ने। कौन लिखा था किताबुल हिंद, अलबरूनी। होयसाल राजवंश की राजधानी थी द्वार समुद्र, होयसाल की राजधानी थी द्वार समुद्र। भारत में आपको पाषाण काल के शैल चित्र कहाँ से मिलेंगे, भीमबेटका से। अब भीमबेटका कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। सिकंदर और पोरस के बीच किस नदी पर लड़ाई हुआ था, तुरंत तो पढ़े हैं, झेलम नदी पे। मोढेरा में सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था, चालुक्य वंश ने। मोढेरा में सूर्य मंदिर, चालुक्य वंश ने मोढेरा में सूर्य मंदिर बनवाया था। माना जाता है कि भगवान विष्णु को समर्पित बैकुंठ पेरुमल मंदिर
पल्लव राजा नंदी वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लवों द्वारा बनवाया गया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव शासक था। कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था। कैलाशनाथ मंदिर कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित था। शिल्पाधिकारम एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है, किसके द्वारा रचना किया गया था? तो इलिंगो अडियाल के द्वारा शिल्पाधिकारम का रचना हुआ था। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर के लिए कोणार्क मंदिर कौन बनवाया था? तो ये बनवाया था राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। कोणार्क मंदिर बनवाया था राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। तंजौर चित्रों की उत्पत्ति किस राजवंश के समय में हुई थी? चोल वंश के समय में तंजौर चित्रों की उत्पत्ति हुई थी। पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रामरियन, ये ग्रामर मतलब व्याकरण का रचना किए, ग्रामरियन लिखा हुआ ग्रामर। विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितना आगे है? 56.7 आगे है। विक्रम संवत ग्रेगोरियन से यानी 57 स्पर्श है। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था? पुलकेशिन द्वितीय, तो आपको पता है कि पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय ने 543 में किया था। पुलकेशिन प्रथम ने वातापी कर्नाटक के बागलकोट जिले में आधुनिक बादामी को अपने नियंत्रण में लिया था, इसे अपनी राजधानी बनाया था। कौन सा मंदिर पल्लव शासकों के द्वारा बनवाया गया था? तो आप जानते ही हैं कि कांचीपुरम का कैलाश मंदिर पल्लव शासकों द्वारा बना। प्राचीन संस्कृत अष्टाध्यायी की रचना कौन है? तो पाणिनि है। सुश्रुत संहिता में किस विषय का वर्णन किया गया है? सुश्रुत में, तो सुश्रुत में क्या है? गणित है। सुश्रुत में नहीं, सॉरी, चिकित्सा है। सुश्रुत में क्या है? सुश्रुत संहिता में किस विषय का वर्णन किया गया है? चिकित्सा और सर्जरी। किला मुबारक स्मारक कहाँ है? पंजाब में। किला मुबारक पंजाब में भटिंडा में है। किला मुबारक भटिंडा का निर्माण राजा डाब ने 90 से 110 ईस्वी में किया था। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के शासन में किस राजवंश से संबंधित है? चालुक्य वंश। पुलकेशिन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय किससे संबंधित है? चालुक्य वंश से। राजा सिंह विष्णु किस वंश से संबंधित है? पाल वंश से, सिंह विष्णु। चोल शिलालेख में वर्णित एक स्कूल के रखरखाव के भूमि को क्या कहते हैं? स्कूल के रखरखाव के भूमि को साला भोग कहते हैं। क्या कहते हैं? साला भोग। और इस प्रकार से मैंने आपका प्राचीन भारत समाप्त कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो आपका मध्यकालीन भारत का आएगा। जुड़े रहिए अभिषेक भारद्वाज के साथ इसी तरह से और पढ़ते रहिए लगातार।